नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम लेते ही जहन में आता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन हम सिर्फ इस पदवी तक ही सीमित नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं। आज हम उनके पूरे जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक बहुत ही होनहार छात्र से वो स्वतंत्रता सेनानी बने, फिर संविधान सभा को कैसे संभाला, और हाँ, महात्मा गांधी के साथ उनका क्या रिश्ता था। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उनके जीवनियों के अंश हैं, कुछ लेख हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, और उनकी जिंदगी से जुड़े कई वाक्य हैं। इनसे ना उनकी शख्सियत और उनके योगदान पर मतलब अलग अलग नजरियों से काफी रोशनी पड़ती है। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन सभी स्रोतों को मिलाकर डॉक्टर प्रसाद की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करें। उनकी सादगी, उनके विद्वत्ता, उनकी लीडरशिप, और हाँ, वो बातें जो कम सामने आती हैं, जैसे उस वक्त के बड़े नेताओं, खासकर पंडित नेहरू के साथ उनके संबंध कैसे थे, उनमें क्या जटिलताएं थीं। जी, उन पर भी बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कुछ ऐसी बातें श्रोताओं तक पहुंचाएं जो शायद उन्हें पता ना हो या कम पता हो। तो चलें फिर। जरूर, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उनके बचपन और शुरुआती पढ़ाई पर चलते हैं। जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 को बिहार में, सिवान जिले का एक छोटा सा गांव जीरादेई। जी। और घर का माहौल देखें तो वो काफी, अब कह सकती हैं, पारंपरिक और पढ़ा लिखा था। पिता थे महादेव सहाय, वो संस्कृत और फारसी दोनों के अच्छे जानकार थे। अच्छा। और माँ कमलेश्वरी देवी, वो बहुत धार्मिक महिला थी। जीवन काफी सादा था, सीधा सरल। और ये सादगी मुझे लगता है उनके पूरे जीवन में दिखती है। हाँ। शायद यही वजह थी कि वो आम लोगों से इतना जुड़ पाए। और पढ़ाई, मैंने सुना है वो छात्र तो मतलब कमाल के थे। अरे कमाल से भी आगे। गांव में शुरुआती पढ़ाई हुई। हाँ। फिर छपरा जिला स्कूल गए। हाँ। और फिर 1902 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया। हाँ। न सिर्फ टॉप किया बल्कि स्कॉलरशिप भी मिली। वाह। 1905 में वहां से फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन। सोचिए, उस जमाने में और बिहार जैसे क्षेत्र से आने वाले छात्र के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। वाकई। और ये रुका नहीं फिर, मतलब पढ़ाई का सिलसिला बिल्कुल नहीं रुका। 1907 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया, फिर कानून की तरफ गए। 1915 में लॉ में मास्टर्स डिग्री, और उसमें भी गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल? जी। और ये देखिए, काफी बाद में 1937 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में डॉक्टरेट भी हासिल की। तो ये जो उनकी एकेडमिक पकड़ थी ना, ये बहुत मजबूत थी, और इसका असर बाद में दिखता है। जब वो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, बहुत सधा हुआ तार्किक रवैया था उनका। हाँ, और वो एक किस्सा भी तो है उनके बारे में कि किसी परीक्षा में परीक्षक ने उनकी कॉपी पर लिख दिया था, द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। तो ये तो उनकी प्रतिभा का लोहा मनवाता है। सही बात है। और कहते हैं महज 12 साल की उम्र में शादी भी हो गई थी उनकी राजवंशी देवी से। जी, उस समय बाल विवाह का चलन था। और देखिए, वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थे, पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को जोड़ने में भी लगे थे। अच्छा। 1906 में उन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। ये उस वक्त बिहार में छात्रों के बीच राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाने का एक बड़ा मंच बना। डॉन सोसाइटी जैसी संस्थाओं में भी वो सक्रिय थे। तो ये दिखाता है कि लीडरशिप क्वालिटी और संगठन क्षमता वो उनमें शुरू से थी। तो ये मजबूत पढ़ाई लिखाई वाली नींव और थोड़ी बहुत सामाजिक सक्रियता, इसके बाद आजादी की लड़ाई में वो कैसे आए? मतलब कोई खास मोड़ था? देखिए, जुड़ाव तो धीरे धीरे बन ही रहा था। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वो वॉलंटियर थे। 1911 में औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल भी हो गए। अच्छा। लेकिन जो असल मोड़ जिसे कह सकते हैं, वो आया 1916 में। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था, और वहां उनकी मुलाकात पहली बार हुई महात्मा गांधी से। गांधी जी से? जी। और ये मुलाकात फिर? हाँ, ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदलने वाली साबित हुई। और फिर फौरन बाद ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये तो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय है। बिल्कुल। बिहार के चंपारण में क्या था कि अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। टिनखटिया सिस्टम कहते थे उसको। हाँ, सुना है। 3 कट्टे पर नील उगाना पड़ता था। जी। और किसानों का शोषण बहुत ज्यादा था। तो राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान थे, वो गांधी जी को वहां ले जाने के लिए अड़ गए थे। और फिर गांधी जी ने बुलाया, और डॉक्टर प्रसाद, जो उस समय एक सफल वकील थे, हाँ, अच्छी खासी वकालत चल रही थी उनकी, वो सब छोड़कर चंपारण पहुंच गए। ये कितना बड़ा फैसला रहा होगा। बहुत बड़ा।
ये दिखाता है कि गांधी जी के विचारों का, उनके व्यक्तित्व का कितना गहरा असर पड़ा था उन पर। चंपारण में वो गांधी जी के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथियों में गिने जाने लगे। नेहरू जी भी थे वहां, ब्रज किशोर प्रसाद जैसे नेता भी थे, और यहीं पे गांधी जी के साथ रहकर उनके विचारों में भी बड़ा बदलाव आया, खासकर जाति, छुआछूत, इन सब मसलों पर। अहिंसा और सत्याग्रह को उन्होंने पूरी तरह अपना लिया। तो चंपारण सिर्फ गांधी जी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह नहीं था, बल्कि ये डॉक्टर प्रसाद के लिए भी एक तरह से नई शुरुआत थी। निश्चित रूप से। एक तो उन्हें सीधे किसानों की तकलीफें देखने को मिली, जमीनी हकीकत पता चली, और दूसरा, वकालत छोड़कर पूरी तरह देश सेवा में लगने का फैसला, इसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सही। चंपारण ने आगे के कई आंदोलनों की नींव रखी, और गांधी जी का जो तरीका था अहिंसक प्रतिरोध का, उसने उन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। हाँ, बिल्कुल। 1918 का रॉलेट एक्ट का विरोध हो या 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार, इन घटनाओं ने उन्हें गांधी जी के और करीब ला दिया। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो बिहार में उसकी कमान डॉक्टर प्रसाद ने संभाली। फिर से वकालत छोड़ दी और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। पटना में नेशनल कॉलेज की स्थापना की। अच्छा, कॉलेज भी स्थापित किया उन्होंने। जी। फिर 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ तो बिहार में खासकर पटना के नखास तालाब पर आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके लिए 6 महीने जेल में भी रहे। तो गांधी जी के साथ उनका जुड़ाव लगातार गहरा होता गया। अब राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। कांग्रेस में उनकी भूमिका कैसे बढ़ी? अध्यक्ष भी तो बने वो कई बार। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 3 बार? जी। पहली बार 1934 में बॉम्बे अधिवेशन में, दूसरी बार 1939 में। ये वो मुश्किल समय था जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब पार्टी ने संकट संभालने के लिए उन पर भरोसा जताया। यानी संकट मोचक की भूमिका में। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरी बार 1947 में जब जेबी कृपलानी ने आजादी के तुरंत बाद अध्यक्ष पद छोड़ा। उनका बार बार चुना जाना, खासकर ऐसे मुश्किल वक्त में, ये क्या दिखाता है उनके व्यक्तित्व के बारे में? ये साफ दिखाता है कि पार्टी में उनका कितना सम्मान था। लोग उन्हें एक सर्वमान्य नेता मानते थे जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा था, समन्वयवादी। वो टकराव से बचते थे, सबको जोड़ने की कोशिश करते थे। शायद यही गुण थे जिनकी वजह से मुश्किल घड़ियों में नेतृत्व के लिए वो एक स्वाभाविक पसंद बन जाते थे। और राजनीति से इतर भी उनका काम था। बिल्कुल। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तो उन्हें खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी क्योंकि देश उस वक्त अनाज की भारी कमी से जूझ रहा था। हाँ, वो तो बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। उन्होंने अधिक अन्न उपजाऊ का नारा दिया और हालात संभालने की पूरी कोशिश की। स्थानीय स्तर पर भी देखें तो 1923 में वो पटना नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। अच्छा। और उनका मानवीय पक्ष भी बहुत मजबूत था। जैसे 1914 में बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी या 1935 में क्वेटा में जबरदस्त भूकंप आया तो उन्होंने राहत के लिए कमेटियां बनाई, चंदा इकट्ठा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। यानी सिर्फ राजनीति नहीं, समाज सेवा, मानवीय राहत कार्य, सब कुछ साथ चल रहा था। अब आते हैं उस भूमिका पर जिसने उन्हें इतिहास में एक खास जगह दी, संविधान सभा के अध्यक्ष। बिल्कुल। भारत का संविधान बनाने वाली सभा का नेतृत्व। 11 दिसंबर 1946 को उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उनसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे कुछ दिन, और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। जी। उस सभा में तो इतने अलग अलग विचारों के, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे। उसका संचालन करना कितना मुश्किल रहा होगा। जाहिर है, बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर प्रसाद ने इसे बड़ी ही कुशलता से निभाया। वो कई महत्वपूर्ण कमेटियों के अध्यक्ष भी थे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज पर जो एडहॉक कमेटी बनी थी, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त और स्टाफ समिति, संचालन समिति। लेकिन सबसे खास बात थी उनका तरीका, उनकी कार्यशैली। क्या खास था उसमें? स्रोत बताते हैं कि वो हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा मौका देते थे। बहसें चाहे कितनी भी तीखी क्यों ना हो जाए, वो हमेशा निष्पक्ष रहते थे, विनम्र रहते थे और उनमें गजब का धैर्य था। लेकिन जहां जरूरत होती थी वहां दृढ़ता भी दिखाते थे। अच्छा। सोचिए, उनकी वो जो अकादमिक ट्रेनिंग थी, वो तार्किक सोच, वो यहाँ कितनी काम आई होगी।
इतने सारे अलग अलग मतों के बीच सहमति बनाना, सबको साथ लेकर चलना, ये उनकी अध्यक्षता की सबसे बड़ी कामयाबी थी। वाह, ये वाकई उनकी एक बड़ी खूबी थी। और इसी भूमिका के बाद फिर वो बने स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। जी हाँ, संविधान सभा ने ही 24 जनवरी 1950 को उन्हें राष्ट्रपति चुना और 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उन्होंने शपथ ली। और ये भी एक रिकॉर्ड है, उनके नाम सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। बिल्कुल, 12 साल, 1950 से 1962 तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 पूरे कार्यकाल किए। राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा माना जाता है? देखिए, उन्होंने इस पद की गरिमा को स्थापित किया। वो राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर काम करते थे, कई देशों के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में भूमिका निभाई। और एक दिलचस्प बात बताती हूँ, राष्ट्रपति भवन का जो मशहूर मुगल गार्डन है ना, हाँ, वो आम जनता के लिए उन्होंने ही खुलवाया था। अरे वाह, ये तो कम लोगों को पता होगा। जी, और उनके योगदान को देखते हुए 1962 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। उनका इतना लंबा कार्यकाल और 2 बार चुना जाना, ये वाकई दिखाता है कि वो कितने लोकप्रिय थे, कितना सम्मान था उनका। लेकिन अक्सर एक बात और उठती है, उनके और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बीच कुछ मतभेदों की, कुछ अलग विचारों की। इस पर हमारे स्रोतों में क्या जानकारी मिलती है? हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आमतौर पर कम बात होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। स्रोत, खासकर स्रोत 7, इस पर काफी विस्तार से बताते हैं और ये दिखाता है कि हमारे गणतंत्र के शुरुआती सालों में देश के 2 सबसे बड़े पदों के बीच, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, हमेशा सब कुछ बिल्कुल सहज नहीं था। कई मुद्दों पर उनके बीच साफ तौर पर राय अलग थी। अच्छा, जैसे कि किन मुद्दों पर? देखिए, शुरुआत तो कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव से ही कुछ हद तक हो गई थी। बताया जाता है कि नेहरू जी की पहली पसंद पहले कार्यकाल के लिए सी राजगोपालाचारी थे और दूसरे कार्यकाल के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लेकिन दोनों ही बार कांग्रेस पार्टी के अंदर डॉक्टर प्रसाद के लिए समर्थन ज्यादा था और वही चुने गए। और नीतिगत मामलों में कोई खास मुद्दे? एक बड़ा सवाल था राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर। डॉक्टर प्रसाद ने ये जानने की कोशिश की कि क्या राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं या नहीं, जैसे कि क्या वो किसी बिल को रोक सकते हैं, क्या वो किसी मंत्री या पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं, क्या वो सेना प्रमुखों से सीधे बात कर सकते हैं। ये तो बड़े बुनियादी सवाल थे उस समय के लिहाज से। बिल्कुल। और इस पर नेहरू जी ने उस समय के अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़, उनसे राय ली थी। सीतलवाड़ की राय भी थोड़ी मिलीजुली सी थी, जिससे पता चलता है कि ये मुद्दे उस वक्त कितने नए और उलझे हुए थे। और वो सोमनाथ मंदिर वाला मामला, वो तो काफी चर्चित है। हाँ, बिल्कुल। 1950 में जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ, तो नेहरू जी ने उन्हें सलाह दी कि राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें उद्घाटन समारोह में नहीं जाना चाहिए। नेहरू जी का मानना था कि ये सरकार की धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर प्रसाद गए। पुनर्स्थापन है, लेकिन नेहरू इससे काफी नाखुश हुए थे। यहाँ तक कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया उसे सरकारी तौर पर जारी भी नहीं किया गया। अच्छा, ये तो गंभीर बात है। और हिंदू कोड बिल, उस पर भी मतभेद थे। हाँ, ये एक और बड़ा और संवेदनशील मुद्दा था। हिंदू कोड बिल, जो हिंदू समाज में खासकर महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। हाँ। उसका समाज के एक बड़े तबके में विरोध भी हो रहा था। डॉक्टर प्रसाद का ये मानना था कि इतने बड़े सामाजिक बदलाव वाले कानून को लाने से पहले आम लोगों की राय जाननी चाहिए, शायद कोई जनमत संग्रह जैसे कुछ हो। इस पर नेहरू जी और खासतौर पे कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर से उनके गहरे मतभेद थे। डॉक्टर अंबेडकर ने तो उन्हें काफी सख्त शब्दों में प्रतिक्रियावादी यानी रिएक्शनरी तक कह दिया था। हालांकि बाद में जब आम चुनाव हुए और कांग्रेस जीत कर आई, तो डॉक्टर प्रसाद ने बिल पर अपनी सहमति दे दी, यानी दस्तखत कर दिए। ये तो वाकई काफी गंभीर मतभेद नजर आ रहे हैं। और भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे स्रोत 7 में जिक्र है कि जब सरदार पटेल का निधन हुआ, तो नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति उनके अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बे जाएं, पर डॉक्टर प्रसाद गए। अच्छा। फिर 1952 में जब वो बनारस गए और उन्होंने कुछ पंडितों के पैर धोए, तो नेहरू ने इस पर भी नाराजगी जताई थी। डॉक्टर प्रसाद का जवाब था कि वो सिर्फ विद्वानों का सम्मान कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि नेहरू उनकी विदेश यात्राओं को लेकर बहुत उत्सुक नहीं रहते। पहले कार्यकाल में वो सिर्फ नेपाल ही जा पाए।
बाद में जापान और दक्षिण पूर्व एशिया गए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन से न्योता होने के बावजूद वो यात्राएं हो नहीं पाईं। और नियुक्तियों के बारे में भी कुछ था? हाँ, उन्हें कई बार अहम सरकारी नियुक्तियों की खबर अखबारों से मिलती थी। इस बात की उन्होंने शिकायत भी की थी। एक और मामला शायद जनरल थमैया के इस्तीफे से जुड़ा था। जी बिल्कुल, उस मामले में भी उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, जिस पर उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की थी। बाद में रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को उनसे माफी तक मांगनी पड़ी थी। बाप रे। और देखिए, देश में जब भ्रष्टाचार की बातें उठ रही थीं, तो डॉक्टर प्रसाद ने ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल जैसी एक स्वतंत्र संस्था बनाने का सुझाव दिया था। हाँ। लेकिन नेहरू ने इसे अमैत्रीपूर्ण यानी अनफ्रेंडली एक्ट कहा था। इसके अलावा भी केंद्र राज्य संबंधों पर, चीन नीति पर कुछ मतभेद थे। मशहूर पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब में लिखा भी है कि डॉक्टर प्रसाद अक्सर नेहरू की मौजूदगी में खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते थे, थोड़ा संकोच करते थे, सीधे टकराव से बचते थे। दुर्गादास का यह भी मानना था कि शायद नेहरू की नजर में डॉक्टर प्रसाद उस आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे, जैसी छवि नेहरू बनाना चाहते थे। देखिए, ये सारी बातें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बताती हैं कि लोकतंत्र में, खासकर शुरुआती दौर में, शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के बीच भी विचारों का टकराव हो सकता है और होता है। सही बात है। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या हो, धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा क्या हो, सामाजिक सुधार किस रफ्तार से हो, इन जैसे बुनियादी सवालों पर उन दो महान नेताओं के विचार कितने अलग थे। और ये दोनों वही नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई कंधे से कंधा मिला के लड़ी थी। महत्वपूर्ण ये है कि ये मतभेद इतिहास में दर्ज है, इन्हें छुपाया नहीं गया। और यहाँ हमारा मकसद भी किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि स्रोतों में जो जानकारी है उसे सामने रखना है। बिल्कुल। और ये पहलू जानना मेरे ख्याल से हमारे लोकतंत्र की शुरुआती चुनौतियों को और उसकी परिपक्वता दोनों को समझने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी दौर की। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उनका जीवन कैसा रहा? 1962 में जब उनका दूसरा कार्यकाल खत्म हुआ तो वो दिल्ली की सारी चमक दमक, सारी सत्ता छोड़कर वापस पटना चले गए और अपने पुराने ठिकाने सदाकत आश्रम में रहने लगे। सदाकत आश्रम? जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। देश का सर्वोच्च पद संभालने के बाद वापस उसी आश्रम में चले जाना जहां से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया था। और वहीं उन्होंने अपना बाकी जीवन बिताया? हाँ, बिल्कुल सादगी से। वही सादगी जो उनके पूरे जीवन की पहचान थी। 28 फरवरी 1963 को पटना के उसी सदाकत आश्रम में उनका निधन हुआ। उन्होंने लिखना भी जारी रखा था शायद, उनकी कुछ किताबें काफी जानी जाती हैं। जी हाँ, लेखन तो उनका जुनून था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जैसे चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड यानी भारत का विभाजन, उनकी आत्मकथा तो है ही, फिर महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें, बापू के कदमों में और गांधी जी की देन। ये किताबें ना सिर्फ उनके विचारों को समझने में मदद करती हैं, बल्कि उस दौर के इतिहास को जानने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। तो आखिर में अगर हम समेटना चाहें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विरासत क्या है, उन्हें हम कैसे याद करें? देखिए, उनकी विरासत सिर्फ उनके पदों तक सीमित नहीं है कि वो पहले राष्ट्रपति थे या संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनकी असली विरासत उनके मूल्यों में है। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी, उनकी विद्वत्ता और देश सेवा के प्रति उनका पूरा समर्पण। जैसा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उनके बारे में कहा था, वह पूर्ण रूप से सज्जन पुरुष थे। सदाकत आश्रम में उनका आखिरी वक्त बिताना ये उनकी निस्वार्थ सेवा भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है। वैसे श्रोता 7 में उनके अंतिम संस्कार से जुड़ा एक जिक्र आता है कि नेहरू जी उसमें शामिल नहीं हुए थे, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन वहां मौजूद थे। अच्छा। शायद ये उन मतभेदों की एक आखिरी परछाई थी जो उनके बीच रहे। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो आज हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई अलग अलग रूपों में देखा। एक असाधारण छात्र जिसने पढ़ाई में कमाल किया, गांधी जी से प्रेरित एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपना सब कुछ देश के लिए लगा दिया, हमारे संविधान का एक बहुत ही कुशल निर्माता और संचालक, बिल्कुल देश का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला राष्ट्रपति, और हाँ, एक ऐसा नेता भी जिसके अपनी प्रधानमंत्री के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद भी थे। तो उनकी कहानी सिर्फ सफलताओं की कहानी नहीं है,
बल्कि ये सिद्धांतों पर टिके रहने की, चुनौतियों का सामना करने की और मुश्किल राजनीतिक सच्चाइयों के बीच अपना रास्ता बनाने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की इस बातचीत से कई चीजें दिमाग में रहेंगी। वो परीक्षक वाली बात, चंपारण में वकालत छोड़ देना, संविधान सभा में सबको साथ लेकर चलना, और खास तौर पर नेहरू जी के साथ उनके संबंधों की ये जो परतें हैं, जिनके बारे में आमतौर पर ज्यादा बात नहीं होती। जी। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक ही इंसान ने इतनी अलग अलग भूमिकाएं इतने समर्पण के साथ निभाई और एक नया राष्ट्र जो बन रहा था उसकी नींव को मजबूत किया। स्रोतों से मिली जानकारी, खासकर राष्ट्रपति के अधिकारों और नेहरू के साथ उनके मतभेदों वाली बात, उसे देखते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर प्रसाद के विचार, चाहे वो राष्ट्रपति की शक्तियों के संतुलन के बारे में हो या फिर हिंदू कोड बिल जैसे सामाजिक सुधारों पर उनके नजरिए को लेकर हो, अगर वो नेहरू की नीतियों पर ज्यादा प्रभावी होते, तो क्या आजाद भारत की शुरुआती दिशा कुछ अलग होती? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो शक्ति संतुलन है, उसकी रूपरेखा कुछ और होती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन और सोचा जा सकता है और खोजा जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन और उनके योगदान पर हुई इस चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने और जानने का मौका जरूर दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।